सुना है कि इन डेली वेजेस में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया जा सकता है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है जिससे जो पढ़ा लिखा यूथ है उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो सर ऐसा है कि जिसने अपने 18-20 साल 25 साल ज़िंदगी के अपने डिपार्टमेंट को दे दिए, उसके लिए कोई मतलब पॉलिसी नहीं बन सकती है? सर जिस तरह से अगर हम एसपीओज़ की भी बात करें, लगभग 35-40 हज़ार की संख्या जो है एसपीओज़ की भी है, तो उनके लिए भी कोई निर्णय लेना बड़ा ज़रूरी है। वो तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, वो तो इतना उनका दुर्भाग्य है कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। और एसओजी में, ट्रैफिक में, हर जगह उनकी सर्विसेज ली जाती हैं, 24 घंटे की उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं। तो उनके साथ इतना अन्याय, अब उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। क्या उनको अब गवर्नमेंट से कोई मतलब उम्मीद नहीं रही है? देखो बिल्कुल सर, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए जो नई पॉलिसी लाई गई है, उस पर आपका क्या विचार है? क्या उस पर पुनर्विचार होना चाहिए या जो किया गया है वो ठीक है? देख 370 और 35A की जिस तरह से बात की जाती है, बीजेपी का हर कोई नेता जिससे भी हम बात करते हैं, जड़ से ख़त्म हो चुका है, गंगा में उसको बहा दिया गया है, ऐसा ही है? नहीं, 370 एज सच समाप्त नहीं हुई है। 370 अभी भी है। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, जिस तरह से बात करेंगे हम, बीजेपी मतलब करप्शन के खिलाफ लड़ाई, इंक्रोचमेंट के खिलाफ लड़ाई, तो आपका नाम काफ़ी ज़्यादा बीच में उछलता रहता है कि नगरोटा वाला जो आपका घर है वो आपने इंक्रोचमेंट किया है, अपना जो अपने फ़ौज का दीवार साथ में लगती है या उस तरह का कुछ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल सर, कोई खास कारण मीडिया से कुछ दूरियां बना के रखते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कम दिखते हैं जितने बाकी नेता हाँ दिखते नहीं, हैं। मैं नेशनल नेटवर्क के ऊपर तो काफ़ी पीछे आया है। 5 अगस्त से उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो तब तो काफ़ी आया है। जी जी। लेकिन क्योंकि थोड़ा ये घर थोड़ा दूर होने के कारण भी थोड़ा सा है। बाकी तो आजकल एक्टिविटी तो कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी। जी जी जी। तो मुझे लगता है, मेरे अपना मानना है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही प्रेस में जाना चाहिए। आपके पास अगर कोई कंटेंट है जी। या ज़रूर है तभी, तो ऐसे आने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब है, तो इसलिए मैं बैलेंस रखता हूँ मैं। निर्मल सर, न्यूज़ सर इंडिया पे हमारा पहला कन्वर्सेशन है आपके साथ, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आए? देखिए, जैसे आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अगर 2014 से पहले का जम्मू कश्मीर और यहाँ तक कि उसके बाद का भी गवर्नर रूल से पहले का जो जम्मू कश्मीर था, उसमें आए दिन पत्थरबाजी होती थी, बंद होते थे। और आपने कश्मीर में भी देखा होगा, मैं गया था पीछे, तो आज वहाँ पर भी शांति है, पत्थरबाजी लगभग नहीं के बराबर है। टेररिस्ट कोशिश तो कर रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि बौखलाया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि टेररिस्ट को अंदर जो कि घुसाने की, लेकिन वो मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट में बहुत कमी आई है। हुर्रियत जो थी, जो कि आज़ादी की बात करती थी, हिंदुस्तान भारत से अलग होने की बात करती थी, उसका रेलेवेंस नहीं है, वो उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा। जैसे जमात इस्लामी को बैन किया गया है और उसके बाद उसके ऊपर जो है उन पर एक्शन भी हो रहे हैं। ये पहली बार है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं या ईडी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जहाँ हवाला का पैसा, यहाँ पर जो है पाकिस्तान से जो पैसा था उसका मिसयूज़ होता था, तो उसके ऊपर एक्शंस हो रहे हैं। तो कुल मिला के, और इवन के करप्शन के ख़िलाफ़ भी, तो आज यहाँ पर शांति है। और मैंने देखा कि कश्मीर में, जम्मू में तो लगभग पहले शांति रहती थी, कश्मीर में एक नई जो है होप जगी है। नौजवान भी चाहता है कि नहीं, यहाँ पर शांति हो, रोज़गार आए। मैंने शिकारे वाले, रेडी वाले, आम जो है टैक्सी ड्राइवर्स, उनसे भी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि क्यों टूरिस्ट खूब आ रहे हैं यहाँ पर। और जितने भी होटल्स, मैं पहलगाम भी गया था, वहाँ का प्रोग्राम था एक, तो वहाँ देखा वो बिल्कुल पैक्ड थे। तो एक नई आशा भी जगी है। और लोगों को लगता है नहीं कि जो पहले हमें गुमराह किया गया 70 साल से कि अगर 370 गई तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, यहाँ तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। तो हमने देखा कि 5 अगस्त को भी और 15 अगस्त को आप देखेंगे
कि कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा, जम्मू में तो आगे भी फहराया जाता है, बहुत ज़्यादा जगहों पर तिरंगा फहराया गया है और फहराया जाएगा भी। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। मेरा मानना है कि कश्मीरियों को ख़ास तौर पर, क्योंकि जम्मू की बात मैं नहीं करता, क्योंकि जम्मू के लोग हैं सभी, चाहे किसी भी मजहब से हैं, वो तो क्लियर हैं, तो इसलिए उन्होंने कभी इस प्रकार गुमराह में नहीं हुए। लेकिन कश्मीर के कुछ, वो भी वहाँ पर भी सारे नहीं हैं, कुछ मात्रा में लोग ऐसे हैं गुमराह थे, आज उनको क्लियर हो गया है कि नहीं, कि हम हिंदुस्तानी हैं, मैं हिंदुस्तान में ही हमें रहना है, इसी सिस्टम में रहना है, तो इसी में हमारा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान छठी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में है और आगे बढ़ रही है, और 21वीं जो सदी है वो भारत की होगी, तो हमारा फ्यूचर यहाँ है। इस प्रकार का एक जो साइकोलॉजिकल जो चेंज आया है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो बदलाव है वो तब आया, तब जबकि कश्मीरी को लगा, पहले तो उनको लगता था कश्मीरियों को कि क्या हम पाकिस्तानी हैं क्या, क्योंकि जब पाकिस्तान बात करता था, जब कुछ यहाँ से जब पाकिस्तान में जाने की बात करते थे, क्या हम आज़ाद हो सकते हैं क्या, क्योंकि हमें कश्मीरी है क्या, कश्मीरी एक अलग नेशन है क्या, तो हम आज़ाद हो सकते हैं क्या। और जो लूज एक्सेशन वाले थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसे लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी जो 370 इसकी बात करते थे, और उसको कहते हैं कि हाँ आप हिंदुस्तानी तो हो लेकिन 100% नहीं हो, ठीक है, आप स्पेशल हो। तो उसमें से जो है एक पूरी मेन स्ट्रीम में मिलने की बात, चाहे एक स्पेशल ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन से, चाहे वो नहीं पे हम और कोई जो है सिस्टम में जा सकते हैं, इस प्रकार से मतलब वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई है। लोगों को लगता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग में जिस प्रकार से जितने भी नेता थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, 370 की बात की उन्होंने, 35A की भी बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने 72 साल लिए इसको तोड़ने में, हम भी 70 साल लेंगे, यानी कि हम इसके लिए मतलब आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, उनको पता है 70 साल की बात है, उनको लगता है कि नहीं अभी ये वापस आने वाली नहीं है, लेकिन एजेंडे पर उनके रहेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल जो बदलाव है, ये बदलाव जम्मू कश्मीर को तरक्की और तामीर और शांति के रास्ते पर लेके जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। निर्मल सर, 370 और 35A की जिस तरह से बात की जाती है, बीजेपी का हर कोई नेता जिससे भी हम बात करते हैं, जड़ से ख़त्म हो चुका है, गंगा में उसको बहा दिया गया है, ऐसा ही है? नहीं, 370 एज सच समाप्त नहीं हुई है, 370 अभी भी है, लेकिन 370 में जो क्लॉज है, उसी क्लॉज के द्वारा वहाँ के जितने बाकी प्रोविजन है वो समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन 317 भी नाम की है, जैसे कहते हैं किताब है, किताब के बाद जल्द रह गई है, अंदर किताब में कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए वहाँ टेम्परेरी लिखा गया था, और टेम्परेरी होने के नाते इसको जाना ही था। काफ़ी कुछ इसका इरोजन हो भी चुका था, मतलब 1953 के बाद जब शेख अब्दुल्ला साहब जो है अरेस्ट हुए, और उसके बाद जब यहाँ पर जैसे आपको मालूम होगा, यहाँ सेंट्रल सर्विसेज थी, IAS IPS पहले यहाँ नहीं होते थे, जो चीफ इलेक्शन कमीशन का यूरिसडिक्शन नहीं था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यूरिसडिक्शन नहीं था, यहाँ पर जो है आपको जो लेबर लॉज थे काफ़ी ज़्यादा वो उस पर लागू नहीं होते थे, तो वो सारे एक्सटेंड हुए। तो ये वो हुए 1953 से लेकर 1975 के तक। उसके बाद भी कुछ 2-3 ऐसे प्रोविजंस हैं जो यहाँ एक्सटेंड हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ना ये भी कहा गया था जो है उस समय के नेताओं ने कि घिसते घिसते घिस जाएगी, घिस गई थी, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जिसने अलगाववाद और उग्रवाद को जो है, और मतलब ये कहना चाहिए कि मज़हब के आधार के ऊपर जो उग्रवाद को जो है मौका दिया उभरने का, और जिसमें लाखों लोग मारे गए, पाकिस्तान को खेलने के लिए मौका दिया, और ऐसे ही कई फोर्सेस थी जो है उनको एक मौका दिया यहाँ जो है यहाँ मैस क्रिएट करने का, जो क्या उनको लगता है कि नहीं, अभी पाकिस्तान का आप टीवी देखेंगे, ख़ासतौर पर उनके जो सोशल मीडिया में देखेंगे, वो तो साफ कह रहे हैं, उनके जो ओपिनियन मेकर्स हैं या जो उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी जम्मू जो 370 वापस नहीं आएगी। वो भी कहते हैं कि अभी बारी है POJK की जी, उनको भी लग रहा है कि नहीं, अभी हिंदुस्तान जो है वो POJK की बारी कहेगा। ये तो वो कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि 1994 का जो रेजोल्यूशन है उसको लागू करके हमने POJK को वापस लेना है। वो जो अगर अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान के साथ वो है, तो इसलिए, लेकिन वो भी उनको भी लग रहा है नहीं। तो इसलिए ये जो आज पहली बार है
5 अगस्त 2019 के बाद या मोदी जी के यहाँ आने के बाद हम गेम जो है हमने दूसरे के पाले में खेल रहे हैं, लेकिन वो गेम हमारे पाले में खेली जाती थी जी चाहे उग्रवादी आके खेलते थे, चाहे पाकिस्तान आके खेलता था, हुर्रियत के लोग थे, हमारे कश्मीर में था। आज POJ में भी आप देखो भारत हिंदुस्तान की बात हो रही है। आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे वज़ीर आज़म पीछे इलेक्शन के वक्त उसने भी बात की कि मैं हिंदुस्तान के ऐसे मदद ले सकता हूँ, इस प्रकार की बात है। क्योंकि वहाँ मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा वहाँ बहुत दुखी हैं लोग, वहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। जब अटल जी वक्त पीपल कॉन्टैक्ट हुआ था, वो लोग आए थे, उन्होंने हैरान हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में आके कि यहाँ की एजुकेशन का जो है जो लेवल है, यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बाकी जो है तरक्की जो है, सड़कें बाहर देख के वो हैरान हो गए, हमारे तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अभी जो है गेम बदली है, गेम के रूल्स भी बदले हैं और पाला भी बदला है। पाला जो है अभी दूसरे पाले में जाके गेम खेली जा रही है। इससे जो है डेफिनेटली जो है जो अलगाववादी जो सेपरेटिस्ट जो टेंडेंसी है उसके ऊपर बड़े सख्ती से इस पर जो है रोक लगेगी और पाकिस्तान को भी जो है ये समझ आएगी। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के बीच में से ये आवाज़ उठेगी कि नहीं, आप कश्मीर को छोड़ो, आप अपने आप को बचाओ, बलूचिस्तान को बचाओ। और ये बातें हो रही हैं, नॉर्थ वेस्ट को बचाओ, आप सिंध को बचाओ, क्योंकि आप जो हैं दूसरे घर में आग लगाने से पहले तो आपके अंदर घर में जो आग लग रही है उसको बचाओ भैया, क्योंकि सर्वाइव करना है तो उसके लिए करना है। एंटी इंडियन जो हेटरनेस है, जो इंडियन हेटरनेस के ऊपर कब तक आप सर्वाइव करोगे? अल्टीमेटली तो हमें जो करना है। अभी देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। बेशक तालिबान को दे रहे हैं, तालिबान क्या है, तालिबान का जिस प्रकार से पूरी दुनिया में खौफ है, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड रहा है, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं उसको सपोर्ट करें। और ये लेकिन ये भी डरते हैं कल को तालिबान आ जाएगा तो हो सकता है बलूचिस्तान जो ये जो पख्तून जो एरिया है वो हमसे निकल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान से करना है, वहाँ पर जो सरकार है उसको किसी नीचे दिखाना है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ उनके अच्छे दोस्ती है। तो इस प्रकार की बात है। मुझे लगता है कि अभी हम ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है और इस टर्निंग पॉइंट में आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में शांति, तरक्की, तामीर की तरफ हम बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल सर। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती के लिए जो नई पॉलिसी लाई गई है उस पर आपका क्या विचार है? क्या उस पर पुनर्विचार होना चाहिए या जो किया गया है वो ठीक है? देखिए अभी हमने सुना था, कुछ नौजवान मेरे पास भी आए थे कि क्योंकि बाकी स्टेट्स में लोगों को एज रिलैक्सेशन है और जम्मू कश्मीर में जैसे कोविड आ गया, जिस प्रकार से यहाँ परिस्थितियाँ हैं, तो एज जो है उसको रिलैक्स होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जायज़ मांग है उनकी, क्योंकि रिलैक्स होंगी तो कई नौजवान ऐसे हैं जो कि जा सकते हैं, अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, उनको अगर। और मुझे लगता है कि हमें जो रिक्रूटमेंट का जो दायरा बढ़ाने से अच्छा टैलेंट आने की संभावना है और नौजवानों को भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इसकी आवश्यकता भी है। मुझे लगता है कि ये जायज़ मांग है, सरकार को देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए और मांग को उनकी मानना चाहिए। जी जी जरूर सर। जिस तरह से जो वादे किए गए थे, जिस तरह से 2014 में मोदी साहब ने खुद एक रैली में जो वादा किया था, ऑल डेली वेजर्स को जो है हमारी सरकार आती है तो हम पक्का करेंगे। उसके बाद DDC जो मैनिफेस्टो आया, DDC इलेक्शन आए, उसमें भी 12वां जो सीरियल नंबर था उसमें साफ तौर पे लिखा गया कि अगर हमारी सीटें आती हैं तो हम जो है डेली वेजर्स को रेगुलाइज करेंगे। तो क्यों नहीं हो पाया? पता नहीं, आपने जो अपने एक एग्जैक्ट कोट किया है मेरे ध्यान में तो नहीं है और मोदी जी इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन डेली वेजेस की जहाँ तक बात है, ये मैं कहता हूँ क्योंकि जब हमारी सरकार थी तब 60,000 थे। ये जब हमारी सरकार थी तो हमारे भी जो कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम था ना, जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, उसमें भी ये मेंशन नहीं था। लेकिन हमेशा चर्चा थी और मैं इसके लिए बड़ा वोकल था। मैंने कहा कि लोग हमारे कई साथी कहते, PDP के लोग कहते थे कि हमने तो लगाए नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और दूसरी सरकारों ने लगाए हैं, हम इनको क्यों लें? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेली वेजेस हैं, ये लायबिलिटी हमारी है, क्योंकि उन्होंने गलती की, उनका जो रेगुलराइज नहीं किया, या उनको जो है जो जेन्यून उनकी डिमांड्स को नहीं माना, तो इसलिए वो हारे और हम आए, ये हमारी है। तो आपको ध्यान में होगा एक कैबिनेट में एक फैसला हुआ था, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, मुझे ही उसका चेयरपर्सन बनाया गया था। फिर हमने और भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर थे, और भी कुछ मिनिस्टर्स थे। तो ये हमने ये किया था, एक SRO 520 आया था जी। हुआ क्या कि हमारे वक्त हो जाता, एक तो सरकार जल्दी चली गई और दूसरी बात ये थी कि उसके बनने के बाद क्या है, जो 60,000 थे तो क्या हुआ कि वो लाख से ऊपर क्रॉस हो गया, 40,000 ऐड हो गए और आज लाख से ऊपर उनकी संख्या है।
तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो बेचारे फील्ड में काम करते थे, पहाड़ों में करते थे, वो तो रह गए। जो अफसर्स के नज़दीक थे, पास शहर में रहते थे, घरों में काम करते थे, वो तो आ गए, लेकिन वो बेचारे रह गए। तो अभी उसमें से वो लाख से ऊपर क्रॉस हो गई है। तब जो हमने SRO 520 बनाया था, उसमें ये किया था कि उनको हम नौकरी पक्की तो नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ नौकरियों की है ही नहीं, असामियाँ ही नहीं है, तो पोस्ट तो नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम वही चला रहे हैं, मैंने देखा PDD में बेचारे टंगे हुए होते, बेचारे कई लोग आधे आधे मतलब जले हुए, वो जो है वहाँ चढ़े, डेली वेजर चढ़ा और उसमें वहीं डेथ हो गई। तो ये प्रकार की ऐसे PHE वाले पानी वही देते हैं, बाकी जो है, तो इसलिए सिस्टम वही चला रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में हुई नहीं है। तो अभी थोड़ी बहुत हुई थी, हुई नहीं है, तो उनको हक तो बनता है। और SRO 520 जो है लागू होना चाहिए। हमने LG साहब से भी बात की, सरकार से भी हमने पार्टी की तरफ से भी बात की है। तो मुझे लगता है कि जब जो है ये होना चाहिए, क्योंकि एक उनके 1 लाख से ऊपर जो लोग हैं, उनके करियर का प्रश्न है, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए हैं। तो बेचारे क्या है, कोई 500 लेता था, कोई 700 लेता था, अभी कोई 5000 ले रहा है, इस तरीके से। तो 5000 में हम कौन सा ज़माना है। और ये देखो, वे एक्चुअली काम वही कर रहे, तो इसलिए बड़ा जायज़ मांग है। लेकिन ये भी बात आती है जी, जम्मू कश्मीर में जो है एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन कम से कम इनको वन टाइम जो है पिछली कमियों को हम अगर ठीक कर रहे हैं, तो इसको भी एक कमी मान के इसको दुरुस्त किया जाए। कम से कम उनके करियर के साथ तो नहीं खेला जाए। तो ये बात बड़ी जायज़ है, लेकिन मुझे पता नहीं अभी क्या है, किस स्थिति पर है। हम तो बार बार जब भी ज़रूरत तो जो है मौका मिलता है, तो हम तो कहते हैं और बार बार कहते हैं। आपके ही पार्टी के जो देवेंद्र मनियाल जी, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका ये मानना है कि इन डेली वेजेस में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया जा सकता है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है जिससे जो पढ़ा लिखा यूथ है उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो सर, ऐसा है कि जिसने अपने 18-20 साल 25 साल ज़िंदगी के अपने डिपार्टमेंट को दे दिए, उसके लिए कोई मतलब पॉलिसी नहीं बन सकती है? मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन कम से कम ये हमारी लाइबिलिटी है और सिस्टम को भी चला रहे हैं। लाइबिलिटी जो ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि जो ऐसे फजूल में पड़ी हुई है, जो जिसका कोई यूज़ नहीं है, वही सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए, और उनको हम पक्की नौकरी भी नहीं दे रहे, तो इसलिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको इनसे कोई वो भी नहीं है, क्योंकि SRO 520 में ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको पक्की नौकरियों के अगेंस्ट जो है लगाया जाए। वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पर लेना चाहिए, वन टाइम एक्सेप्शन, कि अगर वो 15 साल हो गए, 20 साल हो सकता है 5 साल में वो जो उसको बाहर हो जाएगा, जब वो उसकी एज हो जाएगी, तब तक तो उसको रोजी रोटी के लिए, उसको खाने पीने के लिए, उसके बच्चों के लिए कुछ ना उसको तो कुछ मिल जाए। बिल्कुल। तो ये ह्यूमन प्रॉब्लम भी हो गई है। ये प्रॉब्लम सिर्फ जो है, सिर्फ वो नौकरी देने की उतनी नहीं है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम हो गई है। और मैं आपको बताऊं क्या, PDD में मैंने देखा, कई लोग मुझे देखे, जैसे मैंने कहा कि बेचारे एक्सीडेंट हो जाते थे, ठीक है। फिर हमने एक पॉलिसी बनाई, और अच्छा अभी लागू हुई है। हमने बनाई थी पॉलिसी जब धीरज गुप्ता हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे PDD में, तो हमने बनाई। तो डेली वेजर मर जाता था, कुछ नहीं मिलता था, आज उसको 12 या 15 लाख रुपये मिलता है। वो हमने पॉलिसी बनाई। अगर वो डिसेबल हो जाएगा तो उसके लिए एक प्रोविज़न किया गया। तो एक हमने टेम्परेरी एक प्रोविज़न बनाया उनके लिए भी, कम से कम यार इतना तो करो। तो अगर वो बेचारा हमारा जो है इतनी सुविधा हमें दे रहा है, तो अगर मर जाता है, उसके बच्चों ने तो कसूर कोई नहीं किया ना। तो इसलिए वो हमारी एक बड़ी जो है जिम्मेवारी है, मैं कहूँगा। लाइबिलिटी की ज़्यादा शब्द मुझे लगता है जिम्मेवारी का है। स्टेट की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है कि उनको एक ऑनरेबल जो है लिविंग के लिए, उनके बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरह से आप मतलब अपनी जिम्मेवारी को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी तरह से आपके बाकी नेता क्यों नहीं मानते? वो क्यों इनको पाप की घंटी बताते हैं? पता नहीं, मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए फिर मेरा कोई कमेंट्स नहीं मैं दे सकता। वो कितना सही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना नहीं है, और मुझे नहीं लगता पे कोई इस प्रकार की बात उसको कहनी चाहिए। कहा होगा, मुझे लगता है कहा भी नहीं होगा किसी ने। कहा तो सारे कहते हैं। तो सर, जिस तरह से अगर हम SPOs की भी बात करें, लगभग 35-40 हज़ार की संख्या जो है SPOs की भी है, तो उनके लिए भी कोई निर्णय लेना बड़ा ज़रूरी है। वो तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, वो तो इतना उनका दुर्भाग्य है कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। और SOG में, ट्रैफिक में, हर जगह उनकी सर्विसेज ली जाती हैं, 24 घंटे की उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं। तो उनके साथ इतना अन्याय, अब उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। क्या उनको अब गवर्नमेंट से कोई मतलब उम्मीद नहीं रही है? देखो, इस विषय को समझने की ज़रूरत है। SPOs 2 तरह के हैं।
एक है जो डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं, डायरेक्टली रिक्रूटेड है, और दूसरे वो हैं जो वीडीसी एसपीओज हैं। जी जो डायरेक्टली रिक्रूट, उनकी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। जी उनको 6,000 है, 12,000 है, 18,000 है, एक ऑनरेबल उनको एक मिल गया है। ठीक है, वो पक्की नौकरी नहीं है, लेकिन है फिर अभी तो उसका एक बन गया है, सिस्टम बन गया है, लेकिन फिर भी उनको पुलिस एक्ट में आगे हैं और उनको जो है उतना मिलता है, मुझे लगता है। जो अब बाकी उनकी क्या डिमांड से मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन दूसरे जो एसपीओज हैं, जो वीडीसी एसपीओ से, था क्या कि जब वीडीसी की बात आई, आपको याद होगा कि यहाँ पर डोडा में, रजौरी पुंछ में, जो जिनके जम्मू में, कठुआ में, ऊपर के एरियाज़ में जब मिलिटेंसी आई तो उसको फाइट आउट करने के लिए कौन होगा, तो लोकल यूथ को लाया जाए। तो लोकल यूथ को जो आप सिविलियन के हाथ में तो बंदूक दे नहीं सकते, तो क्या होगा, तो बंदूक नहीं देते, जब उसमें उस सिस्टम में नहीं आ सकता, तो ठीक है, बंदूक तो सुरक्षा के लिए दे सकते हैं, लेकिन बाकी सिस्टम में वो नहीं आ सकता। फिर क्या किया कि हर वीडीसी के साथ 3-3 एसपीओज जो हैं उनको वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया गया। ठीक है, तो कर्ता के प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जो 3 एसपीओज हैं उनके नाम से पे निकलेगी और वो आपस में इनको भी देंगे, एक अनडिक्लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, लेकिन हुआ कि जब एसपीओज को मालूम हुआ कि नहीं यार ये तो हमारे नाम की निकलती है, जब खासतौर पर जो ऑनलाइन पेमेंट होना शुरू हो गई, तो मेरे बैंक में आए थे इसलिए मेरा पैसा है, तो उसने देने से मना कर दिया। जी ठीक है, वो नहीं दिया। तो वो जो बीडीसी के लोग थे जिनका बहुत बड़ा रोल था, जी ठीक है, जिनका बहुत बड़ा रोल था इस मिलिटेंसी को करने के लिए, और आज उनकी आवश्यकता है क्योंकि मिलिटेंसी गई नहीं है, आज पूरी कोशिशें हो रही हैं, तो आज भी उनका रोल है, लेकिन वो बेचारे अनपेड हैं। तो ऐसे एसपीओज के फिर सरकार ने शायद इनको कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि हम एसपीओ हैं तो बाकी जैसे एसपीओज नौकरी करते हैं आप भी वैसे करिए, तो उनको ट्रांसफर हुई। एक तो ये विषय है उनका। जी दूसरा, मुझे लगता है कि जो वीडीसीज के लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से सिस्टम में लाना चाहिए इनको, जी क्योंकि कब तक वो बेचारे अपना जो माल मवेशी को छोड़ के, खेती बाड़ी को छोड़ के, वो बंदूक लेके वो सुरक्षा करेगा। आज तो चलो ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी नहीं है, लेकिन कल को हो सकती है और कोशिशें भी हो रही हैं, तो वो सिस्टम है। इसके अलावा पता नहीं एसपीओज की क्या मांग है, मेरे कम से कम मेरे ध्यान में नहीं है। एसपीओस की मांग है सर, कोई जॉब पॉलिसी उनके लिए भी फ्रेम हो, कोई फ्यूचर हो, 18,000 के बाद भी कुछ हो, उसने बूढ़ा भी होना है, रिटायर भी होना है, कोई पेंशन भी है, कुछ इस तरह का होना चाहिए। देखिए इसमें, ठीक है, हम उनके साथ हैं, उनको वो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन होता है कि उनकी जो रिक्रूटमेंट क्या है, कैसी उसके कंडीशंस क्या हैं, सर्विस कंडीशंस क्या हैं, ये भी क्या है, तो ये भी ध्यान में रहनी चाहिए बात। और दूसरी बात ये कहूँगा, ये ठीक है उनको और फैसिलिटीज़ मिले, स्टेट दे सकते हो तो देना भी चाहिए, क्योंकि काम तो वो कर रहे हैं, बिल्कुल काम तो कर रहे हैं, वो उनको देना चाहिए। लेकिन उनकी जो मांग तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार देख रही होगी किससे कि उनकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्या थी, कैसे वो रिक्रूट हुए, कंडीशंस क्या थी, क्या जो पुलिस में जो सारी चीज़ें लागू होती हैं, क्या उसमें रिक्रूटमेंट के लिए वो सारी उसमें लागू होती हैं क्या। हाँ, इतना तो है, उनके लिए रिजर्वेशन ज़रूर रखी गई है। एसपीओज जो हैं उनमें अगर अच्छे लोग हैं, एफिशिएंट हैं, तो उनके लिए सीटें कुछ रिजर्व हैं कांस्टेबल्स के लिए, ये तो किया है। इसके अलावा क्या है, क्योंकि सरकार तो कुल मिला के सारी बातें के देखती है ना, लेकिन इतना ज़रूर है, हाँ, जैसे वो काम कर रहे हैं उनको जो है और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, उनको जो उनकी बात को भी हम सपोर्ट करते हैं। निर्मल सर, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, जिस तरह से बात करेंगे हम, बीजेपी मतलब करप्शन के खिलाफ लड़ाई, इंक्रोचमेंट के खिलाफ लड़ाई, तो आपका नाम काफ़ी ज़्यादा बीच में उछलता रहता है कि नगरोटा वाला जो आपका घर है वो आपने इंक्रोचमेंट किया है, अपना जो अपने फ़ौज का दीवार साथ में लगती है या उस तरह का कुछ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संयोग से आप यहाँ आए हैं, तो मुझे लगता है मेरे घर के आगे पीछे एक बार जाइए, कहीं आर्मी आगे पीछे दिखेगी तो मुझे भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। एक तो बात मैं ये कहूँगा। दूसरी, देखिए ये जो जगह है मैंने खरीदी है, मेरी ओनरशिप है, मलकियत है, मैंने खरीदी है, और मैंने 14 से पहले की खरीदी हुई है, ठीक है, आज नहीं खरीदी, जब मैं एमएलए या डिप्टी सीएम बनने के लिए उससे पहले की खरीदी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 है कि मैंने जो घर बनाया है इसका नक्शा पास करवाया है जी, ठीक है, जो यहाँ की जो रहता है वीडियो रहता है उसने नक्शा पास किया है, वो नक्शा लगा के मैंने 60 लाख रुपया इसके ऊपर लोन लिया है जी, जेके बैंक से लिया, मैं किस्त देता हूँ, जी, ठीक है। तो इसलिए मैंने पूरी जो प्रोविजंस हैं, अगर कोई होता, मान लो भी इस प्रकार की कोई बात होती, जी, ठीक है,
होती तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए था रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी, नहीं ये जगह जो है ये आर्मी की तो है ही नहीं है। लोग कहते हैं सिर्फ वो है कि डिस्टेंस जो है 1000 गज के अंदर है, जी ठीक है, इतनी बात है। ये कोर्ट में केस है, कोर्ट में चल भी रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे सामने हमारे, मेरा तो है जो उन्होंने ये आर्मी ने जो अपना रिट पिटीशन में लिखा है उसमें कहा है 530 मीटर के ऊपर है, जी जो मेरा 530 मतलब आधे किलोमीटर से ज़्यादा है, नंबर 1। लेकिन यहाँ से पहाड़ी इलाका है, यहाँ से आर्मी का कोई उनकी जो तारबंदी होती है ना वो भी नहीं दिखती है, जी जो इंस्टॉलेशन तो दूर है, तो वो भी नहीं दिखती, नंबर 1। कोई 250 मीटर के ऊपर केसी वालों का वहाँ पर है, जी मैं 530 पर हूँ, केसी वाले हैं उनका भी वहाँ पर है। उसके पास जो उनसे कोई 50 मीटर के पूरा गांव बसा हुआ है, जी गांव है, वन गांव है। तो आप अगर इधर से जाएंगे आपको देखेंगे वन गांव है जो बिल्कुल तार के साथ जुड़ता है। जी रादर जो डिपो बाद में बना, गांव पहले का था। जी तो अगर एक्ट लागू होता है तो मतलब है वो भी इधर है। दूसरा ये जो आप जाएंगे आप क्या नाम जो ये जो माइग्रेंट कॉलोनीज़ हैं, जी 3-4 टावर, जैसे मुझे कहते हैं कि आप 1000 गज के अंदर है, 3-4 टावर जो गवर्नमेंट को द्वारा बनाए गए वो उसी के अंतर्गत आते हैं, जी उसके उस 1000 गज के अंदर आते हैं। नगरोटा में काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा और कई घर हैं जो है वो उसमें आता है, क्योंकि इसको एक पॉलिटिसाइज करना था, लोगों को और तो इशू मिलता नहीं था निर्मल सिंह के खिलाफ, तो इस प्रकार के अनाप शनाप जो है बात करते थे। तो इसलिए अभी लोगों को ध्यान में आ रहा है, जो भी जैसे आप आए हैं तो मुझे कोई पूछता, मैं कहा मुझे बता देना, ऐसा इंप्रेशन ऐसा क्रिएट किया गया है जैसे निर्मल सिंह जो है बिल्कुल अंदर घुस गया है, उसने वो है रोशनी के साथ भी जोड़ा गया इसको। जी अरे भैया रोशनी से लेना देना क्या है, कुछ नहीं है, प्राइवेट लैंड थी, प्राइवेट मैंने खरीदी है, मेरी ओनरशिप है, मेरी रजिस्ट्री हुई है, मैंने लोन लिया है, मैं वहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। मैंने सरकारी क्वार्टर जो है सबसे पहला था, जिस दिन मैं स्पीकर से हटा 1 महीने के अंदर मैंने सरकारी क्वार्टर छोड़ के मैं इधर आ गया, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। मैं आ गया कि ये मैसेज देने के लिए कि नहीं भाई, कम से कम मैं किसी को जो है कम से कम अपने ऊपर तो मैं लागू कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो वही सारा जो करने के बाद, लेकिन ठीक है कुछ लोग चर्चा करते रहें, तो इसलिए वो जो है वे सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। और मोरोवर ये सब जुडिस केस है, अदालत में है, ठीक है। चर्चा इसलिए भी होती है ना कि आर्मी आपके खिलाफ गई है, अगर कोई लोकल बंदा गया होता तब भी था, लेकिन आर्मी आपके खिलाफ गई है इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। आर्मी सिर्फ इस केस में ही नहीं है, यहाँ मैं कहता सैकड़ों केसेस हैं। जी अब सुंजो में चले जाओ, जी जी दीवार के साथ दीवार के जो कॉलोनी बनी है, अब यहाँ पे डंसाल चले जाओ आप, जी ठीक है। यहाँ भी मैंने कहा 3-4 इतने एग्जाम्पल्स थे, तो यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि देखिए मेरी बात डिफेंस मिनिस्टर से भी हुई, तब सीतारमण जी थी डिफेंस मिनिस्टर। मैं क्या देखिए ऐसा है कि वो मेरी प्राइवेट लैंड है जी और मेरा राइट टू प्रॉपर्टी इज़ माई बेसिक राइट, बिल्कुल ठीक है। आपको अगर चाहिए आर्मी ले सकती है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक्वायर कर लीजिए, एक्वायर करके मुझे कंपनसेट करिए, मैं निकल जाऊंगा, बिल्कुल और मुझे भी कंपनसेट करेंगे, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर तब उन्होंने कहा नहीं आपकी सरकार है, आप ऐसा करें, आप कोई अल्टरनेटिव जगह ढूंढें, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। चलो जो हमने कोशिश की लेकिन सरकार चली गई, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई इस की पॉलिसी है, क्योंकि 1903 का जो है डिफेंस ऑफ एस्टेट्स एक्ट है जिसके तहत ये बातें आती हैं, जी उसमें तो 500 गज था, अभी 1000 गज बाद में हुआ है। जी एक जो है छोटा सा एक ऑर्डर है, ऑर्डर जो किया है अपने डीसी ने, उस ऑर्डर को किया था कि ऐसे सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, वहाँ पर जो है कागज़ों में कोई बदलाव नहीं लाया, ठीक है। और उसको ऑर्डर को भी जो है हमारे केस में रेवेन्यू ने ही उसके ऊपर उसको चैलेंज किया, फिर ऑर्डर गलत था, जी ठीक है, ये रेवेन्यू ने किया। जी जी तो यहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यहाँ का बाकी जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो सारे क्लियर हैं। फिर देखिए जो है ये जो ठीक है डिपो है, और डिपो के बाद जो आपका अगर आपको जगह चाहिए जो आप कैसा कहते हैं, जी उसकी जगह नहीं है, क्योंकि बीच में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं कि उसका कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा गैप है, आप ज़रूर देखिए इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्वायर कर लें, जी एक्वायर करके कंपनसेट कर दें, हम चले जाएंगे उठ के। तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? नहीं क्यों नहीं, मैं भी तैयार है, जितने भी लोग हैं बेचारे आगे पीछे वो सारे कहते हैं, जी 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 ठीक है। कि अगर मतलब देखिए ना, क्योंकि एक जनरल पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना, बिल्कुल पूरी जनरल पॉलिसी बनेगी, और सिर्फ यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में ये इस प्रकार की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कि ठीक है आपकी ये इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के बाद जो है
क्योंकि बेसिकली अगर मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो मैं प्रॉपर्टी को मुझे है कि मुझे कैसे यूज़ करना है, आई हैव टू डिसाइड इट। लेकिन हाँ, स्टेट ले सकती है, सड़क बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कॉलेज बनना है, हॉस्पिटल बनना है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सरकार एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसको कंपनसेट करती है जी ठीक है ना। तो ऐसे अगर उनको ज़रूरत हो तो कर लें, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल हमें दिक्कत है क्योंकि हम जाके उठ के जो कंपनसेशन मिलेगा कहीं और जाके बना लेंगे। बिल्कुल। तो नर्म सर, क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक नए दौर में गया है। पीछे कुछ परसेप्शंस थे, कुछ इस प्रकार के इम्प्रेशंस थे जो बनाए गए थे, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है ठीक है। और जम्मू और कश्मीर एक यूनिट है, आज यूटी है, कल को स्टेट आएगा, आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कई प्रकार की दूरियां भी हैं जी ठीक है। दूरियां हैं, सोच में भी थोड़ा है। आम लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग हैं जो कि कई भाषाएं बोलते हैं ठीक है। सोच में दूरी है, कई मजहबी के आधार पर जो है इसको मानते हैं। आज जम्मू और कश्मीर को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। जी क्योंकि अगर सदियों से हम इकट्ठे थे, जैसे अटल जी ने कहा था ना कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम पड़ोसी भी हैं और एक यूनिट हैं बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमारा इंटरेक्शन होना और अंडरस्टैंड करना, कश्मीर के लोगों को मैं कहूँगा कि वो जम्मू की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या सेंटीमेंट्स हैं, उनको भी समझें। मैं कई मैंने नेताओं को, पीडीपी के लोगों को मैंने कहा पे देखो, अगर आप कहते हो तो सेल्फ रूल ऑटोनॉमी करोगे और ये जो करोगे, और जम्मू को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लो, उनको उनका हक में नहीं दोगे, तो कब तक आप इसको जो है रखे? खुल के बात होती थी ठीक है। आप इकट्ठा नहीं रख सकते। 370 का तो कहते हैं 370 होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और यहाँ आके हमारे हाथ में होनी चाहिए, आम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो मैं कुछ चलेगा नहीं। तो चलो ये हो गया। तो आने वाले वक्त में, और मुझे लगता है कि कोई आम जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है, वो नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है। हमने देखा किस तरीके से अभी लाल चौक का आपने देखा होगा, हाँ ठीक है। तो वहाँ की जो कॉरपोरेशन ने जिस प्रकार से डाला, तो एक मैसेज है। मैंने अप्रिशिएट किया वहाँ के मेयर को, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया। ये सोच है, क्योंकि देखिए कुछ कश्मीर में कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान के कंधे पर जो सवार चल के, पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, अपनी बुरी हालत है उनकी, तो हमारा क्या करेगा? और हिंदुस्तान जैसा देश कहीं मिलेगा नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी आज़ादी कहीं नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल आप स्टेट के खिलाफ भी बोले सब भी, तभी आपके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, अभी थोड़ी सख्ती होना शुरू हुई है। तो इसलिए जो पॉजिटिव माइंड से हमें सोचने की ज़रूरत है, जम्मू और कश्मीर का डायलॉग जो है उसकी ज़रूरत है कि जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में नज़दीकी आएँ। जम्मू का जो हक उनको लगता है, जेन्युइन जो चीज़ें हैं उनको देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पाकिस्तान के झांसे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगली बार एक और मैं जो कहूँगा कि देखिए, आपको जो एक कहा जाता है, कल मैं आज़ाद साहब को सुन रहा था, राहुल गांधी को सुन रहा था, आज़ाद साहब पे नहीं जी, वहाँ जो है कि लोग जो हैं यहाँ से नौकरियाँ और ज़मीन तो प्रोटेक्ट हो गई है जी डोमिसाइल में। 15 साल में जो जहाँ है, जो डोमिसाइल है वही जहाँ ज़मीन खरीद सकता है जी ठीक है, नौकरी भी इसी को मिलेगी। बिल्कुल तो इसलिए वो इस प्रकार की बात मुझे लगा नहीं भाई वो जो है कोई ठीक बात कर रहे हैं ठीक है। तो डोमिसाइल है, डोमिसाइल 15 साल से जो रह रहा है उसका हक मिले। कितने लोग हैं जो आए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं ठीक है, तो उनका हक मिलना भी चाहिए ठीक है। लेकिन है कि इंडस्ट्री के लिए ज़मीन है, लेकिन सरकार ऐसी लैंड है जो गवर्नमेंट लैंड है उनको इंडस्ट्री के लिए देगी, इंडस्ट्री यहाँ लगनी चाहिए जिससे यहाँ पर जो है वो आएगा। लेकिन उससे डेमोग्राफी चेंज होगी ऐसा तो नहीं है। तो लोगों को ये डराया जा रहा है यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। मुस्लिम्स को लगता है कि जहाँ हमारी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, जहाँ एक था, तो वो जो है माइनॉरिटी में। अरे भाई कितने लोग यहाँ से हिमाचल जाके बसे, बिल्कुल कश्मीर के कितने लोग बसे, जहाँ बाकी देश में बसे, जाते हैं कारोबार करके आ जाते हैं। आप हर आदमी को चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती, तो यहाँ क्यों आएंगे? हाँ 1-2% लोग होते हैं वो हर जगह जाते हैं। कश्मीर के लोग बाहर भी गए हैं, वहाँ के अगर वो भी डोमिसाइल 15 साल जहाँ अगर उसने ज़मीन खरीदी 15 साल थोड़ी रहने के लिए आएगा, 15 साल रहना पड़ेगा ना। अगर 4th क्लास की नौकरी लेनी है तो उसको 15 साल पहले रहना पड़ेगा। तो ये जो गुमराह करने वाली जो बातें हैं, इनसे जो है ऊपर उठ के तो बिल्कुल सारे राइट्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों के, यहाँ तक कि जो ये है अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको तो कोई खरीद ही नहीं सकता। यहाँ तक भी प्रोविज़न है कि जो एग्रीकल्चर जो क्लासेस हैं
वही खरीद सकती हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रोटेक्ट किया गया है, डेमोग्राफी को चेंज ना हो, इस प्रकार की बातें हैं। नौकरी को भी प्रोटेक्ट किया गया है, ज़मीन को भी प्रोटेक्ट किया गया है डोमिसाइल में, ये सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों से ऊपर उठ के आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर आगे तरक्की और तामीर शांति की तरफ बढ़े, वो तभी होगा कि जहाँ हम जो है इकट्ठे भाईचारे के साथ रहें, हिंदुस्तान को पूरा माने में, हाँ हिंदुस्तान है, अगर यहाँ पर जो 1% की जो परसेंट का जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और ये जो माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, एक नहीं 2-2 3-3 हो सकते हैं, ठीक है। और तो फिर जहाँ और हिंदुस्तान में मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल। आप अमेरिका में जाके कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, जब प्रेसिडेंट नहीं हो सकता वहाँ, आज तक नहीं हुआ, ठीक है, जो सबसे प्रोग्रेसिव है। इंग्लैंड में नहीं होगा, यूरोप में आप कहीं लगा लीजिए, मिडिल ईस्ट में जाके कोई हिंदू नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर भारत में ही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा देश कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हाँ कुछ कमियां होती हैं, हर जगह होती हैं। हम एक डेवलपिंग नेशन है, आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशन की कमियां रहती हैं, कुछ हैंगओवर्स हैं, ठीक है। ये बातें ज़रूर है, कमियां हैं, लेकिन जो है हम बड़ा दिल करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है तरक्की और तामीर पर चलेगा और खुशहाल होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत से पोटेंशियल हैं, तो वो पोटेंशियल्स भी जो हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। निर्मल सर, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों में रहते हैं, जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया था बीजेपी पे और एक बदलाव की रणनीति के तहत जो है 25 सीटें दी थी, इलेक्शन होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या नब्ज़ आप टटोलते हैं लोगों की, बीजेपी किस स्थिति में अभी? देखिए, सिर्फ सरकार में नहीं, सरकार में दावे से कह सकता हूँ कि जितना काम 2-3 साल में, 3 साल ही मिले, 6 साल के लिए लोगों ने चुना था, 3 साल हमें मिले। 3 साल में जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर की दूरी में भी कमी आई, ठीक है, आखिर में तो ये सारा रिसाना के कारण और के कारण हो गई, ये दूरियाँ हो गई। जो हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग, उन्होंने कम्युनल एजेंडे को ही है, चाहे रोहिंग्या की बात थी, वो पहले भी था, आज भी, आज कोई बात नहीं कर रहा उसका, बीफ पार्टियां जैसे इस प्रकार की बात करके जो है इंजीनियर रशीद वगैरह ने उस प्रकार से जो झगड़े भी हो गए उसका, और सैनिक कॉलोनी उसकी बातें करते थे, शायद कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बन रही है, वहाँ के लोग उसके लिए डिमांड करते थे, तो वो बातें थी जिसके कारण जो है तो है थोड़ी दूरी करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये 3 साल में जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू में, आप देखें, जम्मू में आप देखें जो अभी जो है बस स्टैंड का जो इनॉग्रेशन हुआ 213 करोड़ का, ठीक है। ये हरी सिंह पार्क देखो, हमारे टेन्योर में हमने फाउंडेशन रखा, हमने ही उसका जो है सारा जो है ना उद्घाटन भी किए। रिंग रोड बन रही है, ये जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जहाँ अभी देखिए आप, तो जैसे और भी बिजली में बाकी बहुत काम हो गए। 3 साल क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। मल्टी टायर पार्किंग्स बनी है, तो एक ये मतलब 3 साल में हमने मतलब किया है, ठीक है। और उसके बाद भी बीजेपी जो है वो लोगों में रही है। जैसे कोविड के वक्त में अगर आप देखेंगे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बीमार हुए कोरोना से, सबसे ज़्यादा आपको बीजेपी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों में रहे, मास्क बांटे, राशन बांटा, ड्राई राशन के साथ साथ दूसरा पका हुआ बांटा, ठीक है, वो सारा किया, ठीक है। तो ये सारा तो और भी आज भी हम एक्टिव हैं डीडीसी में, इसलिए लोगों ने हमें वोट किए। और मोदी जी ने जिस प्रकार से जो ये पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स, अभी जैसे ये जो कल्याण योजना है अपनी अन्न जो है कल्याण योजना, गरीब के लिए जो मुफ्त राशन जिसके हम अभी फ्लैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, ये है। तो इतने साल में इसका लोगों को एहसास है। डीडीसी में लोगों ने खुद के एक बोला था कि जो जिसने खाना दिया, जो इसमें किया, तो हम उसको वोट देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, कमियाँ कुछ रही होंगी, क्रिटिसिज्म है, कई प्रकार की रहता ही है, तो वो तो होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और लोग अल्टरनेटिव भी क्यों ढूंढेंगे, उनको अगर अच्छा काम मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए लोग बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो नारा दिया है कि जो है 50+ का, उसके लिए, और कश्मीर में भी आपने देखा होगा पीछे जो कार्यक्रम हुआ है हमारे बीजेपी के हुए, जो कांग्रेस का कार्यक्रम है उससे अच्छे हुए हैं हमारे जी। कांग्रेस में जो सारे कश्मीर के बड़े बड़े लीडर्स थे, तब आज़ाद साहब भी थे, सारे थे। हमारे पास तो इतना बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। हमने जो सीटें भी जीती हैं डीडीसी में, पंचायतें भी जीती हैं, कॉरपोरेशंस में भी हैं, कई जगह हमारे कॉरपोरेशन के हमारे चेयरपर्सन्स भी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, और हमारा पूरा हमें भरोसा है, यकीन है कि हम आने वाले वक्त में हम सरकार बनाएंगे। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी सारे सवालात के जवाब दिए और हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।